एपिसोड 291 टू 300। अध्याय 291। वह स्वयं को क्या समझती है। हाओ मेई ने झाओ मिंग का आदेश सुनते ही उसे डर से घूर कर देखा। वह उससे रसोई कर्मचारी का पद कैसे छीन सकती है? उसके पास क्या अधिकार है? वह खुद को क्या समझती है? झाओ मिंग की बातें सुनकर हाओ मेई गुस्से से आग बबूला हो गई, जबकि अन्य नौकरानियां अविश्वास से झाओ मिंग को घूर रही थीं। उन्होंने झाओ मिंग में इस तरह का प्रबल आभामंडल पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले वह कमजोर लगती थी क्योंकि वेंजू हमेशा उसकी राय को नजरअंदाज कर देता था और उसे कभी भी महारानी के रूप में नहीं मानता था। यदि महारानी दोवगर ने कभी भी उनके साथ महारानी जैसा व्यवहार नहीं किया तो महल के अन्य लोगों ने भी कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। उनके दुस्साहस और अहंकारी व्यवहार को पर्दे के पीछे से वेंजू और जियोली द्वारा प्रोत्साहित किया गया। बेशक ये झाओ मिंग की भी गलती थी क्योंकि उसने कभी भी वेंजू से झगड़ा नहीं किया और हमेशा समझने की कोशिश की और सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि वह उसकी सास थी। बूढ़ी झाओ मिंग सोचती है कि अगर उसने वेंजू के बारे में जी चेंग से शिकायत की तो बेटे और माँ के बीच कलह पैदा करना उसके लिए गलत होगा। लेकिन उसकी विचारशीलता को जियाओली और वेंजू ने हल्के में लिया। जब जी चेंग महल में नहीं थे और कुछ युद्धों या अभियानों पर गए थे तो उन्होंने इसे झाओ मिंग को दबाने के अपने अवसर के रूप में लिया। ऐसा करने का उनका मुख्य उद्देश्य उसे महारानी के पद से हटाना है क्योंकि वेंजू चाहती थी कि जब जियोली उनके उत्तराधिकारी को जन्म दे तो वह महारानी और अगली महारानी दोवगर बने। हालांकि वे सीधे तौर पर ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने झाओ मिंग को अपमानित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए और जियोली ने झाओ मिंग के प्रति वेंजू की नापसंदगी और नफरत को हथियार बनाकर उसे पद से हटा दिया। उसने झाओ मिंग को पद से हटाने के लिए हर तरह की चालें चलीं। उसने वेंजू को हथियार बनाकर जी चेंग को झाओ मिंग के साथ समय बिताने से रोकने की हर संभव कोशिश की, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और वह गर्भवती हो गई तो उसकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। झाओ मिंग के गर्भवती होने के बाद जियोली को यकीन था कि वेंजू सब कुछ भूल जाएगी और केवल अपने उत्तराधिकारी की परवाह करेगी, लेकिन वह ऐसा नहीं होने दे सकती थी। इसलिए उसने जी चेंग और झाओ मिंग को एक दूसरे से अलग करने की पूरी कोशिश की। उसने झाओ मिंग के अपने अंगरक्षक के साथ संबंध होने के घोटाले की भी योजना बनाई, जिससे बड़ी गड़बड़ी हुई और झाओ मिंग को अपनी जान गंवानी पड़ी। अल्पविराम। हाओ मेई को तब अन्याय महसूस हुआ जब झाओ मिंग ने उसे उसके पद से हटाकर कमल मंडप में स्थानांतरित करने को कहा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी और देखूंगी कि किसमें हिम्मत है जो मुझे मेरे पद से हटा सके। जब तक पत्नी शियाओली आकर मुझे स्वयं कमल मंडप में चलने के लिए नहीं कहती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसने जिद करते हुए कहा और पैर मोड़कर जमीन पर बैठ गई। झाओ मिंग ने हाओ मेई को जिद्दी व्यवहार करते देखा। वह उसकी मानसिकता पर हंस रही थी। ये लड़की भोली है। वह किसी ऐसी चीज को पकड़े बैठी है जो उसे फेंकने का इंतजार नहीं करेगी। उसने हल्के से उपहास किया, तुम सचमुच जिद्दी हो। हम। झाओ मिंग ने हाओ मेई को एक परित्यक्त बच्चे की तरह रोते और सिसकते हुए एक दृश्य बनाते हुए देखा जो उसके पहले के अभिमानी और असभ्य व्यवहार के विपरीत था। वहां मौजूद सभी नौकरानियां भी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं। हाओ मेई, जो महारानी के बारे में बुरा भला कह रही थी, उसके साथ अभद्र व्यवहार भी करने लगी। लेकिन अब वह अचानक रोने और सिसकने लगी जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। झाओ मिंग के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी भौहें तन गईं और तेज चीखों से उसे सिरदर्द होने लगा। वह जानती है कि हाओ मेई ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। वह भीड़ इकट्ठा करने के लिए ऐसा कर रही थी ताकि कोई जाकर जियाओली को बुला सके, क्योंकि अगर झाओ मिंग वहां खड़ी रही तो वह किसी को भी जियोली को फ़ोन नहीं करने देगी और अगर उसे लॉर्ड्स पवेलियन में नियुक्त किया गया और उसे वहां काम करने के लिए बैच दिया गया तो जियोली भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए उसे वह सेवा बैच प्राप्त करने से पहले जियोली से मिलना होगा। ये कुछ बातें थीं जो झाओ मिंग ने पिछले दिनों लूशी से सीखी हैं। हर दिन वह महल की व्यवस्था और नियमों के बारे में जानने की कोशिश करती है, क्योंकि वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकती कि उसे नए लोगों से मिलना है और उसे तब तक यहीं रहना है जब तक उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते और वह अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट जाती। वह इस जगह के साथ तालमेल बिठाने के लिए बुनियादी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रही है। रसोई में आते जाते उसने वहाँ की व्यवस्था को समझने की कोशिश की और सामान्य नौकरों के बीच रसोई के नौकरों की स्थिति के बारे में भी पता लगाया। जैसे महल में बादशाह के पहरेदारों का अधिकार होता है, वैसे ही हरम में नौकरों के बीच रसोइयों का भी वही दर्जा होता है। वे इसलिए खास होते हैं क्योंकि उनका कोई खास मालिक नहीं होता और वे राजपरिवार के लिए खाना बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अल्पविराम। जब हाओ मेई एक दृश्य बनाने में व्यस्त थी और जोर जोर से रो रही थी, एक नौकरानी जो वफादार थी जियोली ने ये सब नाटक देखा और अपने कक्ष की ओर भागी। वह जानती थी कि हाओ मेई जियाओली का व्यक्ति था और वह उसे जल्द से जल्द सूचित करना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करके झाओ मिंग तकनीकी रूप से खुले युद्ध का आह्वान कर रही थी। वह जानबूझकर जियाओली के व्यक्ति को दंडित करके मुसीबत खड़ी कर रही थी। जबकि रसोई में झाज मिंग छाती के चारों ओर हाथ बांधे खड़ी थी और निराशा में हाओ मेई को देख रही थी। अरे, अपनी बकवास बंद करो और उठो, वरना मुझे तुम्हें जबरदस्ती उठाकर इस रसोई से बाहर फेंकना पड़ता, उसने झुंझलाहट में कहा। उसे लग रहा था कि जैसे जैसे लोग रसोई के बाहर इकट्ठा हो रहे थे उसका धैर्य जवाब दे रहा था। ऐसा मत सोचो कि ऐसा करने से तुम बच जाओगे। जब मैंने तुम्हें तुम्हारे पद से हटाने का आदेश दे दिया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें बचा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये सब नाटक बंद करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जैसा कि तुमने पहले कहा था बहुत सारा काम करना है। बाकी लड़कियों को आज रात की दावत की तैयारी करनी है, इसलिए चलो कोई परेशानी खड़ी न करें और चुपचाप चले जाएं, वरना मुझे तुमसे निपटने का कोई और तरीका सोचना पड़ेगा, उसने दृढ़ता से कहा। झाओ मिंग की बातें सुनकर हाओ मेई एक पल के लिए चुप हो गई। अब उसे डर लग रहा था क्योंकि झाओ मिंग का रवैया बहुत ठंडा और उदासीन था।
उसने महसूस किया कि उसके सामने खड़ा झाओ मिंग अलग था और वह पहले वाले झाओ मिंग की तरह व्यवहार नहीं करता था जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता था और जो विनम्र था। वह जानती है कि कोमा से बाहर आने के बाद उसने अपनी याददाश्त खो दी है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अलग था। वह उसके लिए परेशानी खड़ी कर रही थी और किसी को भी भड़काने से नहीं डरती थी। ये झाओ मिंग से बिल्कुल अलग था, जो पहले से ही सतर्क थी और अपने लिए मुसीबतें खड़ी करना पसंद नहीं करती। लेकिन ये झाओ मिंग अपनी उपाधि का दिखावा करना नहीं छोड़ती और अपने बारे में किसी की राय की भी परवाह नहीं करती। अध्याय 292 खून की उल्टी करना चाहता हूँ। हाओ मेई ने अविश्वास से झाओ मिंग को देखा। झाओ मिंग का रवैया बहुत अजीब था, वह बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। हाओ मेई ने अपने दांत पीसते हुए कहा, महारानी मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने लंबे समय तक रसोई में काम किया क्योंकि मुझे खाना बनाना पसंद है। इसके अलावा मैंने कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर आप मुझे क्यों निशाना बना रही हैं? क्या इसलिए कि मैं कंसोर शियाओली के साथ इस महल में आई थी और आप उसे नापसंद करती हैं? उसकी आवाज़ अचानक टूटी और नर्म हो गई। वो ऐसे कांप रही थी जैसे उसे बुरी तरह पीटा गया हो और रो रो कर उसका चेहरा बिगड़ गया हो। उसे देखकर किसी को भी उस पर दया आ सकती थी। रसोई के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे थे। झाओ मिंग ने उसके रवैये में अचानक आए बदलाव को देखकर आंखें उठाईं। उसने कुछ भी ज्यादा नहीं कहा और न ही उसे मारा, लेकिन वह ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे उसने रसोई कर्मचारी के रूप में अपना स्थान लेने के बजाय उसे नग्न कर दिया हो। रसोई के कर्मचारियों में हाओ मेई सभी नौकरानियों में सबसे ऊपर थी और हमेशा उनका नेतृत्व करती थी। उसे हमेशा अपने रुतबे और ताकत से प्यार था, खासकर तब जब सभी नौकरानियां उसका ध्यान और कृपा पाने के लिए मधुमक्खी की तरह उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थीं, क्योंकि इस तरह वे जियाओली और वेंजू की नज़रों में आ सकती हैं। इसलिए रसोई स्टाफ में मुख्य नौकरानी का पद लेना उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा झाओ मिंग चाहता था कि वह कमल मंडप में चली जाए जहां वह जीचेंग द्वारा भेजी गई 2 दासियों से भी कमतर होगी। संक्षेप में, हाओ मेई पल भर में ऊपर से नीचे पहुंच जाएगी। हाओ मेई इसे इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह अपनी जगह बचाने के लिए कुछ भी करेगी और झाओ मिंग को भी अपनी औकात दिखा देगी। वह तो बस एक सिपाही की बेटी है जो किस्मत से महारानी बन गई। मैं उसे दिखा दूंगी कि इस महल में उसकी हैसियत मुझ जैसी दासी से भी कहीं कम है। उसने सिर झुकाकर हल्के से हंसी। डॉट डॉट झाओ मिंग को समझ नहीं आया कि हाओ मेई ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, न ही लूशी को। हालांकि लूशी के कुछ कहने से पहले ही पीछे से एक कोमल और स्त्री जैसी आवाज आई। हाओ मेई। झाओ मिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो जियाओली उनकी तरफ आ रही थी। उसे उम्मीद थी कि वो उसे देखेगी, पर उसने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी। झाओ मिंग जियाओली के चिंतित भाव देखकर हंस पड़ा। वह ऐसे भाव बना रही थी जैसे उसने अपने परिवार के किसी सदस्य को बंदी बना लिया हो और जियाओली उन्हें बचाने आई है। झाओ मिंग खुद को अविश्वसनीय रूप से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मालिक और नौकर की यह जोड़ी कमाल की है। ये दोनों एक ही समूह के लोग हैं जो कभी भी कहीं भी अभिनय कर सकते हैं। ये दोनों इतने मिलते जुलते कैसे हो सकते हैं? कोई गलत काम करने के बाद पीड़ित बनना जानता है और यहाँ तो हीरो ही उस लड़की को मुसीबत से बचाने आ गया है। उसने हल्के से उपहास किया। डॉट जियाओली जल्दी से रसोई में चली गई जबकि अन्य नौकरानियों ने उसे सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। पत्नी जियाओली को नमस्कार। उन्होंने अपना सम्मान दिखाने के लिए थोड़ा झुककर अभिवादन किया। ये सुनकर झाओ मिंग अवाक रह गया। महारानी उनके सामने खड़ी थी और उन्होंने पहले उनका अभिवादन नहीं किया था, जबकि जब जियाओली रसोई में दाखिल हुई तो उन्होंने परिस्थिति के बावजूद उनका अभिवादन किया। वह उन सभी नौकरानियों को बताना चाहती थी कि जिसका वे इतने सम्मान से स्वागत कर रही हैं उसे उनकी कोई परवाह नहीं है। वे सभी गलत व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। झाओ मिंग, कम से कम तुमसे कितनी नफरत की जाती थी कि महल के नौकर भी तुम्हारा सम्मान नहीं करते थे। उसने अंदर ही अंदर सोचा और एक आह भरी। जियोली हाओ मेई के पास गया जो नौकरानियों के अभिवादन को अनदेखा करते हुए जमीन पर बैठी थी। हाओ मेई जियाओली के प्रति सम्मान और प्यार से अभिभूत थी और उसने अपनी भरी हुई आंखों से उसकी ओर देखा जो ताजे समुद्री पानी की तरह चमक रही थी। मिस, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझ पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। कृपया मेरी मदद करें। उसने विनती की जैसे झाओ मिंग उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा हो। जियाओली एक देखभाल करने वाली माँ की तरह हाओ मेई के पास बैठ गई और उसके आंसू पोंछे, जिससे बाकी नौकरानियों का दिल खुश हो गया। उन्होंने जियाओली को देखा और उनके दिलों में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। वह एकमात्र ऐसी महिला थी जो एक साधारण नौकरानी के साथ एक इंसान की तरह व्यवहार कर रही थी और अपने थोड़े से गंदे चेहरे से आंसू पोंछते हुए उसे घृणित नहीं मान रही थी। झाओ मिंग उन नौकरानियों की आंखों में श्रद्धा के भाव देखकर हंस पड़ा। जियाओली की प्रतिक्रिया तो और भी अविश्वसनीय थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह वैसी नहीं है जैसी वह होने का दिखावा कर रही है। इस बार झाओ मिंग को लगा कि जियोली वास्तव में जीजीनी से मिलती जुलती है, क्योंकि वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और वह थोड़ी सहानुभूति पाने के लिए खुद को कीचड़ के गड्ढे में फेंकने से भी गुरेज नहीं करती। हालांकि वह हाओ मेई को कीचड़ का गड्ढा नहीं कह रही थी, लेकिन उसकी हरकतें कीचड़ के गड्ढे जैसी ही थीं। अल्पविराम। हाओ मेई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अपने साथ महल में ले जा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मैंने तुम्हारे माता पिता से वादा किया है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, इसलिए मैं ऐसा करूंगी, भले ही मुझे तुम्हारी जगह सजा क्यों न भुगतनी पड़े। उसने धीमी और कर्कश आवाज में कहा। ऐसा लगता है कि वह अपने आंसू रोक रही थी और इसी वजह से उसकी आवाज भर्रा रही थी। झाओ मिंग फिर से अवाक रह गई। उसने सोचा कि जब से वो इस दुनिया में आई है उसने काफी ड्रामा देखा है, लेकिन इन दोनों का व्यवहार अत्यधिक मेलोड्रामा और ओवर एक्टिंग के कारण उसे खून की उल्टी करवा रहा था। ये दोनों एक ऐसी गरीब रखेल माँ की तरह व्यवहार कर रही हैं जिसकी बेटी के साथ क्रूर महारानी ने अन्याय किया है।
ऐसा लगता है कि वे कोई बेहद खौफनाक संवादों वाला मेलोड्रामा शूट कर रही हैं जो रोंगटे खड़े कर देगा। उनके इस नाटक को देखकर झाओ मिंग के होंठ घृणा से ऊपर की ओर मुड़ गए। अगर उसकी छवि न होती तो उसे तुरंत उल्टी आ जाती। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे इतने नाटकीय शब्द कह सकते हैं। यह जियाओली ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे हाओ मेई को अपने बेटे के साथ शादी करके महल में लाए हो। वह एक बेहद प्यारी सास की तरह व्यवहार कर रही है जिसने अपने ससुराल वालों से उनकी बेटी का ख्याल रखने का वादा किया है। झाओ मिंग ने ये सोचकर अपनी हंसी रोकने के लिए अपने होंठ भींच लिए। अध्याय 293 अक्षम स्वामी। हाओ मेई से बात करने के बाद जियोली ने झाओ मिंग की ओर मुड़कर उसके दुखी और परेशान भावों को देखा। बहन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम मुझसे किसी बात पर नाराज हो तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन तुम हाओ मेई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कुछ गलत नहीं किया। वह तो बस एक जवान लड़की है जो अपना काम पूरी लगन से करती है। तुम उससे अपनी नाराजगी क्यों ले रहे हो? सिर्फ इसलिए कि वह मुझे अपना गुरु मानती है? क्या इसीलिए आप उसके साथ कठोर व्यवहार कर रहे हैं और उसे यह सजा दे रहे हैं? उसने दुखी और परेशान भाव से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह हाओ मेई की परवाह करती है और उसे दंडित होने और अपमानित होने से कोई आपत्ति नहीं है। झाओ मिंग फिर से अवाक रह गया। इस महिला ने इतने कम समय में उसे कई बार अवाक कर दिया है। उसने उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं दिया, लेकिन ये किस तरह से कठोर सजा है? उसने तो बस उसे पद से हटा दिया और कमल मंडप में सेवा करने को कहा। क्या इसे कठोर सजा माना जाएगा? वह पहले उसे कठोर सजा देना चाहती थी, लेकिन कुछ भी गंभीर करने से डर रही थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि इससे बहुत परेशानी पैदा हो जाएगी। इसीलिए उसने उसे केवल पदावनत करके अपनी दासी के रूप में सेवा करने को कहा। वह उसे सिखाना चाहती थी कि अपने स्वामी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ये लोग उसे एक क्रूर महारानी बना रहे हैं जो लोगों को सिर्फ इसलिए कालकोठरी में भेज देती है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया था, या फिर उसने उसे 100 बार डंडे मारने को कहा था। वह इन सजाओं को कठोर मानती है, लेकिन कब से किसी को उसके पद से हटाना इतना कठोर माना जाने लगा है? और हाओ मेई के मेहनत से काम करने का क्या मतलब है? अगर वह मेहनत से काम कर रही होती तो क्या वह उसे ऐसी सजा देती? किसी के बारे में शिकायत करना कब से मेहनती काम माना जाता है? इस जियाओली को कितने भ्रम हैं। और फिर वह जियाओली की नाराजगी हाओ मेई पर क्यों निकालेगी? वह तो बस उसकी नौकरानी है, उसकी बहन नहीं। अगर वह कुछ करना चाहती है तो सीधे जियाओली को सबक सिखाए। जियाओली को सबक सिखाने के लिए वह इतनी दूर क्यों जाएगी? क्या ये सब सोचते हैं कि जिंदगी एक जीवंत नाटक है? इन्हें हर चीज़ इतनी जटिल और नाटकीय क्यों बनानी पड़ती है? उसने मन ही मन आह भरी। झाओ मिंग ने अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश की और जियाओली को असहायता से देखा। पत्नी जियाओली, सबसे पहले मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। और अगर मेरे पास कुछ है तो मैं इसे एक साधारण नौकर पर नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि एक साधारण नौकर को सजा देने से तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी निर्दोष को सजा देने का कोई फायदा नहीं है, उसने साफ साफ कहा। इस समय तक वह उनके नाटक से थक चुकी थी। जब जियाओली ने झाओ मिंग की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसे झाओ मिंग का पलटकर बात करने का तरीका पसंद नहीं आया। अगर मैं तुम्हें परेशान करना चाहती हूँ या तुमसे अपनी नाराजगी जताना चाहती हूँ तो मैं सीधे तुमसे हिसाब चुकता करूंगी। मुझे पर्दे के पीछे से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो भी परोक्ष रूप से। उसने अपनी बात को यथासंभव विनम्र बनाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन जियोली उसके स्वर में उपहास को महसूस कर सकती थी, जिससे वह झाओ मिंग के बात करने के लहजे से परेशान हो गई थी। वह जल्दी से यहाँ आई जब उसने सुना कि झाओ मिंग उसकी नौकरानी को दंडित कर रहा है जो उसके साथ शादी करने के लिए महल में आई थी। ऐसा नहीं है कि उसे हाओ मेई की परवाह है, लेकिन यह उसके लिए झाओ मिंग का अपमान करने का एक अच्छा मौका था। वह जानती है कि हाओ मेई दिखने में जितनी मासूम है उतनी है नहीं। उसने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे झाओ मिंग इस हद तक भड़क गया, लेकिन वह यह मौका कैसे गंवा सकती थी? झाओ मिंग इन दिनों जी चेंग के सामने बहुत घमंडी और शक्तिशाली व्यवहार कर रही थी और वह वेनरू के सामने भी उसे नीची नज़र से देखती थी। वह इस मौके को खोना नहीं चाहती और सबके सामने अपमानित करना चाहती थी, और इससे जी चेंग झाओ मिंग से और अधिक घृणा करेगा। वह उस जाल से बच गई जब उसने उस अंगरक्षक के साथ मिलकर उसे अपमानित करने की योजना बनाई, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार वह इस मौके को नहीं गंवाना चाहती थी और महल में झाओ मिंग की असली जगह दिखाना चाहती थी। बहन, आप क्या कह रही हैं? अगर आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है तो आप इस बेचारी लड़की को क्यों निशाना बना रही हैं? बहन, मैं जानती हूँ कि आपको इस बात से चिढ़ है कि वह मुझसे शादी करके आई है, लेकिन क्या यह उसकी गलती है कि उसका मालिक उसकी रक्षा करने में असमर्थ है? क्या यह उसकी गलती है कि उसका मालिक इतना कमज़ोर है कि उसे दूसरों से नहीं बचा सकता और मेरे कारण उसे अपमानित होने देता है? बहन, अगर आप किसी को सज़ा देना चाहती हैं तो मुझे दे सकती हैं। मैं स्वेच्छा से सारी सज़ाएं झेल लूँगा और एक भी आवाज़ नहीं करूँगा। लेकिन इस लड़की को जाने दो, यह उसकी गलती नहीं है कि उसके साथ ऐसा हुआ। जियाओली को झाओ मिंग ने बीच में ही टोक दिया। अक्षम गुरु। झाओ मिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली जब जियोली लगातार एक ही शब्द दोहरा रहा था। लगातार रोने धोने से उसका सिर दुखने लगा। वह अधीर हो रही थी और अनजाने में ही उसने अपनी बात पूरी कर दी। जब झाओ मिंग बोला तो अचानक सब कुछ शांत हो गया। झाओ मिंग को लगा कि कुछ ठीक नहीं है और उसने जांच करने के लिए अपनी आंखें खोलीं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि सभी लोग उसे ही घूर रहे थे, और उस समय उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से शब्द बोल दिए थे, और वह भी अक्षम स्वामी। उसने अपने होंठ भींच लिए और महसूस किया कि हर कोई उसे आलोचना भरी निगाहों से देख रहा है। हाँ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? हे, उसने मन ही मन सोचा। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अनजाने में ही ऐसा हो गया। हालांकि उसकी बातें ऐसी लग रही थीं जैसे वह जियाओली का अपमान कर रही हो।
वह ऐसा करना चाहती थी, लेकिन इस बार उसका इरादा ऐसा नहीं था। अध्याय 294 महामहिम यहाँ हैं। जब झाओमिंग ने उसे अक्षम मास्टर कहकर टोका तो जियोली के चेहरे पर उदासी छा गई। यदि वह स्वयं को अयोग्य गुरु कहती तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब कोई अन्य व्यक्ति आपको ऐसा ही कहता है तो यह अपमानजनक है। उसने बोलना बंद कर दिया और कठोर भाव से झाओमिंग को घूरने लगी। उसे उसके बात करने का तरीका पसंद नहीं आया। बाकी नौकर झाओमिंग को अविश्वास से देख रहे थे। उसने अपनी पत्नी शियाओली को अयोग्य कहा है। जब झाओमिंग को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है तो उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और अपने होठों को हल्के से भींच लिया। बहन आप। जियोली ने अविश्वास में झाओमिंग को देखा और उसे गलत अभिव्यक्ति के साथ देखा। बहन, क्या तुम मुझे नाकाबिल समझती हो? मुझे पता है मुझ में कई खामियां हैं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगी। मैं हमेशा तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, पर तुम भी ऐसा क्यों नहीं सोचती? तुम मेरे साथ इतना अलग व्यवहार क्यों करती हो? उसने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा। जियोली टूटे हुए भावों के साथ झाओमिंग को देख रहा था और उन आंसुओं ने झाओमिंग को तुरंत एक आरोपी में बदल दिया। सब लोग झाओमिंग को अविश्वास और अजीब नजरों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा सख्त हो रही है। इसके अलावा हाओमेई ने उससे कुछ भी गलत नहीं कहा और उसे कंसोर जियाओली के साथ इतना रूखा और घमंडी होने की जरूरत नहीं है। पत्नी जियाओली हाओमेई के स्थान पर दंड लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन झाओमिंग उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बजाय वह उसे अयोग्य कह रही थी। उसके इस कृत्य के कारण रसोई के बाहर मौजूद लोग और रसोई में काम करने वाली कुछ नौकरानियां कानाफूसी करने लगीं और इससे झाओमिंग की छवि खराब हो गई। उन सभी को शियाओली की ईमानदारी का एहसास हुआ और झाओमिंग के प्रति घृणा महसूस हुई, क्योंकि उसने अपनी दुर्भावना के कारण एकमात्र नौकर पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। महारानी झाओमिंग बहुत आगे निकल गई हैं। मुझे कंसोरत जियाओली पर दया आती है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने महामहिम से माफी मांगी, लेकिन वह इसे जाने भी नहीं देती। वह बहुत निर्दयी है। बेचारी पत्नी जियाओली बहुत शुद्ध और मासूम है। वह अपनी नौकरानी के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करती है। उसका दिल सोने जैसा है। उसके आसपास इकट्ठा हुए लोग स्थिति के बारे में कानाफूसी करने लगे और शियाओली के प्रति सहानुभूति जताने लगे। जब झाओमिंग ने ये फुसफुसाहटें सुनी तो वह मन ही मन हंस पड़ी। इस जियाओली ने मुझसे माफी कब मांगी? ये ऐसी कहानियां कैसे बना सकते हैं? इन लोगों को कुछ पता ही नहीं, यूं ही कहानियां बनाने लगे। वो रो रही है तो वो पीड़ित है, बस इतना ही। झाओमिंग ने सख्त भाव से जियोली को देखा और खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसने गहरी सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, बाहर से कुछ आवाजें आने लगीं। सभी लोग ये देखने के लिए मुड़े कि क्या हो रहा है, लेकिन जी चेंग को फैंगजू के पीछे आते देखकर चौंक गए। झाओमिंग उसे यहाँ देखकर चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह औरतों के मामले सुलझाने रसोई में आएगा, लेकिन क्या वह इस मामले को सुलझाने के लिए यहाँ आया था या इसे जटिल बनाने के लिए? उसने मन ही मन सोचा। उसका कुछ हिस्सा खुश था कि वह आया, लेकिन वह चिंतित भी थी, क्योंकि इस समय हर कोई यही सोच रहा है कि वह गलत थी। क्या होगा अगर अंत में सब लोग उसे ही दोष देंगे, इस हाओमेई को नहीं? क्योंकि जियाओली का अभिनय देखकर वह भी थोड़ा दबा हुआ महसूस करने लगी थी। जी चेंग को आते देख जियोली के चेहरे पर खुशी छा गई, लेकिन उसने अपने रोते हुए चेहरे के पीछे से अपनी उत्तेजना को सभी से छिपाने की कोशिश की। हालांकि झाओमिंग ने उसके हाव भाव में आए बदलाव को देखा और मन ही मन हंसी। उसे एहसास हुआ कि वह जी शिनई जैसी नहीं है, वह शिनई से ज्यादा चालाक है, लेकिन दोनों ही बहुत बेवकूफ़ हैं। वह एक बार उसके जाल में फंस गई, क्योंकि वह उस समय छोटी थी और दुनिया को नहीं जानती थी। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद भले ही उसमें ज्यादा बदलाव न आया हो, लेकिन वह काफ़ी परिपक्व हो गई है। हालांकि उसमें थोड़ी जिद्दीपन जरूर है, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे अपने लिए लड़ना होगा और अपनी रक्षा करनी होगी, अन्यथा कोई भी उसकी बेगुनाही साबित करने नहीं आएगा। जब जी चेंग रसोई में दाखिल हुआ तो बाहर इकट्ठे हुए अन्य लोग वहां से भाग गए। जियोली उम्मीदों से उसकी ओर देख रही थी, जबकि जी चेंग की निगाहें केवल झाओमिंग पर टिकी हुई थीं। झाओमिंग ने उसे अचानक आते देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। घबराहट में उसने अपने गाउन का हैंडल कसकर पकड़ लिया। वह चिंतित थी कि वह जियाओली का पक्ष ले सकता है और इससे उसे नुकसान होगा, क्योंकि कुछ दिनों तक उसे जानने के बाद उसकी उससे कुछ अपेक्षाएं बढ़ गई थीं और उसे चिंता थी कि कहीं वह उसे निराश न कर दे। महाराज, आप आ गए। जियोली आगे बढ़ी और अपनी भरी आंखों से जी चेंग का अभिवादन किया। जी चेंग ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने उससे कुछ नहीं कहा और झाओमिंग की ओर चल दिया। क्या हुआ? उसने चिंता से झाओमिंग को देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि उसे किसी भी तरह की चोट नहीं लगी है, उसने राहत महसूस की। जियाओली ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। उसने उसे अनदेखा किया और झाओमिंग की ओर चल दिया। झाओमिंग ने जी चेंग की तरफ देखा और अपने होंठ भींच लिए। जब उसने देखा कि वह जियाओली को नज़रअंदाज कर रहा है तो वह थोड़ी शांत हुई। कुछ नहीं, महाराज को इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस इस नौकरानी को कुछ सबक सिखा रही हूँ। आपको दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। वो सम्राट था और उसके लिए दखलंदाजी करना कोई काम नहीं था। उसके पास संभालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और अगर वो उसे इतनी छोटी छोटी चीज़ों में मदद मांगती है तो वो कैसी महारानी है। जब झाओमिंग ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है तो जी चेंग ने मजे से अपनी बाहें उठाईं। उसने सहमति में थोड़ा सिर हिलाया। यहाँ आने से पहले उसने फैंगजू से इस स्थिति के बारे में सुना था। उसका इस मामले में दखल देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब जियाओली खुद आई तो उसे यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे झाओमिंग द्वारा किसी भी नौकर को डांटने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब उसने सुना कि जियोली आई है और यहाँ हंगामा कर रही है तो वह अपना सारा काम छोड़कर उसे देखने के लिए यहाँ आ गया।
अतीत में उसने झाओ मिंग को उनसे अकेले ही निपटने के लिए छोड़ दिया था और उसने अपनी अज्ञानतापूर्ण कार्रवाइयों के परिणाम देखे थे। झाओ मिंग की बातें सुनकर जियाओली को गुस्सा आ गया क्योंकि जी चेंग उसकी बातों से सहमत था और उसने कुछ नहीं कहा। जियाओली जल्दी से जी चेंग के पास गई और अपनी चमकती आंखों से उसे देखते हुए कांपती आवाज में बोली, महामहिम, सिस्टर सही हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सिस्टर ने कुछ भी गलत नहीं किया है। हाओमेई को सही शिक्षा न देना मेरी गलती है। हालांकि वह एक छोटी बच्ची है जो लगन से काम करती है, फिर भी वह महामहिम से सवाल करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। वह महारानी है और उन्हें किसी को भी दंड देने का पूरा अधिकार है। मुझे माफ़ करना महाराज, आपको यहाँ आकर ये दृश्य देखना पड़ा, उसने सच्चे मन से कहा और उन्हें प्रणाम किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह झाओ मिंग को नहीं बल्कि हाओमेई को दोष दे रही थी। लेकिन उसके शब्दों का स्पष्ट अर्थ था कि झाओ मिंग एक ऐसी लड़की को दंडित करने की कोशिश कर रहा था जो लगन से काम करती है और झाओ मिंग उसे गलत तरीके से दंडित करके एक महारानी के रूप में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही थी। जब जी चेंग ने जियोली के शब्द सुने तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने अपना सिर नीचे करके कुछ सोचने लगा। जी चेंग के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर जियोली खुश हो गई और मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे लगा कि उसने उसकी बातों पर विश्वास किया है। जबकि झाओ मिंग जी चेंग की तरफ देख रही थी, जिसके हाव भाव गंभीर थे मानो वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। इससे वह घबरा गई। अध्याय 295 जी राजवंश की महारानी की उपाधि का अनादर। झाओ मिंग ने जी चेंग को ध्यान से देखा और उसके गंभीर भावों पर गौर किया। उसका चमकता हुआ चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह चिंतित थी कि वह क्या सोच रहा होगा। वह फिर से निराश नहीं होना चाहती। उसने अपने जीवन में अपने परिवार और दोस्तों से कई विश्वासघात देखे हैं और इस दुनिया में वह एकमात्र दुनिया थी जिस पर उसने विश्वास किया और उसका साथ दिया। हालांकि इस समय उसके मन में उसके प्रति आकर्षण के अलावा कोई और भावना नहीं है, फिर भी उसके मन में उसके लिए कोई एहसास नहीं है। हालांकि उसने उसके साथ एक तरह का रिश्ता बना लिया है और उससे कुछ उम्मीदें भी रखती है। जब उसकी नज़र जियाओली पर पड़ी तो उसने उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखी। कोई भी जियाओली को नहीं देख रहा था, लेकिन झाओ मिंग ने उस समय उसके हाव भाव देख लिए। यहाँ तक कि जियोली भी उस पर व्यंग्य कर रही थी और उसकी धूर्त मुस्कान से उसके इरादे स्पष्ट दिख रहे थे। उसने अपने होंठ भींच लिए और जब उससे और इंतजार नहीं हुआ तो बोली, जियोली, तुम सही कह रही हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने अपनी नौकरानी को सही ढंग से नहीं सिखाया। अगर उसने पहले मेरा अनादर न किया होता तो मुझे उसे सजा देने की जरूरत नहीं पड़ती। झाओ मिंग ने जियोली को दृढ़ भाव से देखा और ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, इसके अलावा कंसोर जियाओली, आपने कहा कि मैं आपकी नौकरानी को कठोर दंड दे रहा हूं, तो क्या आप जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, या मैंने उसे क्या दंड दिया? झाओ मिंग ने उससे सीधे पूछा। वह उसके व्यवहार से चिढ़ और क्रोधित हो रही थी। वह उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझ चुकी थी और जियाओली ऐसी नहीं थी जो अपनी नौकरानी की सजा भुगतने को तैयार हो। वह बस दयालु होने का नाटक कर रही थी और झाओ मिंग को एक बेरहम और चालाक औरत की तरह दिखाना चाहती थी। अपनी बात कहने के बाद झाओ मिंग ने जी चेंग की तरफ देखा और पाया कि वह हैरानी से उसे देख रहा है। उसने अपने होंठ भींच लिए और निश्चिंत हो गई। वह भाग सकती थी और अपनी कहानी किसी को न बताकर भाग सकती थी, लेकिन इससे वह काहे ही लगेगी। अगर उसने उसे अपनी कहानी नहीं बताई और किसी को नहीं बताया कि वह गलत नहीं है, तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार हुआ था जब सबने उस पर हाई स्कूल में उस लड़के के पीछे पड़ने का आरोप लगाया था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की और उनके दावों का जवाब देना चाहती थी, लेकिन चूंकि वह छोटी थी इसलिए उसके पिता ने उस पर दबाव डाला और उसे कुछ भी कहने नहीं दिया। उन्होंने सारा दोष उस पर थोप दिया और उसे किशोरावस्था के पूरे साल तकलीफ झेलने दी। जब भी कोई उसके करीब आने की कोशिश करता तो वह अब भी असुरक्षित और डरी हुई महसूस करती थी। उसे हर उस इंसान पर शक होता है जो उसके करीब आने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वे किसी मकसद से ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए वह किसी भी रिश्ते को गंभीरता से नहीं ले पाती और न ही उससे कोई लगाव महसूस कर पाती है। उसे डर है कि वे उसका फायदा उठाएंगे और उसे छोड़ देंगे या धोखा देंगे, जबकि उसने उन्हें अपना दिल दे दिया है। जी चेंग को आश्चर्य हुआ जब झाओ मिंग ने अचानक जियोली से सवाल किया। वह बस यही सोच रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटे। वह जानता था कि झाओ मिंग ने नौकरानी को जरूर डांटा होगा क्योंकि उसके पास जरूर कुछ होगा। वह केवल इतना जानता था कि झाओ मिंग ने जियोली की नौकरानी को दंडित किया और उसे पदावनत किया क्योंकि जब फैंग जू ने उसे स्थिति के बारे में बताया तो वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। लेकिन जब उसने सुना कि जियोली यहाँ आया है और उन्होंने एक मुद्दा बनाया है तो उसे खुद यहाँ आना पड़ा क्योंकि वह झाओ मिंग को पुराने समय की तरह अकेले पीड़ित नहीं होने देना चाहता था। वह कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था कि तभी झाओ मिंग अचानक 1 मिनट बाद बोला और जियोली से सवाल किया, जबकि जियाओली झाओ मिंग का प्रश्न सुनकर हतप्रभ रह गई। अब जब झाओ मिंग ने उससे पूछा तो उसे एहसास हुआ कि वह स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। जिस नौकरानी ने उसे जानकारी दी थी उसने उसे बताया कि झाओ मिंग हाओमेई को सजा दे रहा था और हाओमेई रो रही थी। बस उसने सोचा कि झाओ मिंग हाओमेई को दंडित कर रहा है और जल्दी से नाटक करने के लिए आया और हाओमेई के लिए एक उद्धारकर्ता की तरह व्यवहार करने की कोशिश की, जबकि हाओमेई अभी भी गंदे मैदान पर बैठी थी और किसी को उसकी परवाह नहीं थी। वह हैरान रह गई जब जी चेंग अचानक रसोई में आ गया, लेकिन वह उठी नहीं और एक दयनीय लड़की की तरह जमीन पर पड़ी रही जिसे झाओ मिंग ने दुर्व्यवहार किया था। जीशिनई को लगा कि कुछ ठीक नहीं है और उसने कोई संकेत पाने के लिए हाओमेई की ओर देखा, लेकिन उसे बस उसका बिगड़ा हुआ चेहरा और बनावटी कमजोर भाव ही दिखाई दिए। उसने दांत पीस लिए और होंठ भींच लिए। उसे नहीं पता कि झाओ मिंग ने हाओमेई को क्या सजा दी और क्यों, इसलिए उसने फिर से झाओ मिंग की ओर देखा और अपने होठों को सिकुड़ते हुए तथा लड़खड़ाते भावों के साथ उसकी आंखों में देखा। बहन, मैं जानता हूं कि हाओमेई ने गलत किया है, लेकिन आप उसे इतनी कठोर सजा नहीं दे सकते।
वह एक छोटी बच्ची है और इतनी कठोर सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती। झाओ मिंग ने दिलचस्प ढंग से अपनी बाहें उठाईं और महसूस किया कि जियोली को कुछ भी नहीं पता है। वो तो बस नाटक कर रही है और बिना किसी वजह के ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसे कुछ पता नहीं, बस रोने के लिए यहाँ आई थी। इस बिंदु पर झाओ मिंग को समझ नहीं आ रहा है कि वह हंसे या रोए। झाओ मिंग के पास खड़े जी चेंग ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वह देखना चाहता था कि वह इस स्थिति को कैसे संभालती है, क्योंकि उसे उसकी किसी मदद की ज़रूरत नहीं लग रही थी। उसने ज़रूरत पड़ने पर दखल देने का फैसला किया। तब तक उसने चुप रहने और उसके साथ खड़े होकर उसका साथ देने का फैसला किया। अब तुम कह रही हो कि उसने ज़रूर कुछ गलत किया होगा। पहले तुम कह रही थी कि मैं तुम्हारी वजह से हाओ मेई को निशाना बना रही हूँ। ज़ियाओ ली, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन होने के नाते सलाह दे रही हूँ। जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो उसमें हस्तक्षेप न करें। आपको नहीं पता कि मैंने उसे क्या सज़ा दी और आपको उसका कारण भी नहीं पता, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा करके गलत कर रहा हूँ। जियो ली, आप जी राजवंश की प्रमुख पत्नी हैं। ऐसा करके आप दूसरे नौकरों को क्या संदेश दे रही हैं? इस लड़की की रक्षा करके, जिसने मेरा अपमान किया और जी राजवंश की महारानी को नीचा दिखाया, आप न सिर्फ मेरा बल्कि जी राजवंश की महारानी की उपाधि का भी अपमान कर रही हैं। झाओ मिंग ने भावुक होकर जियोली को देखा। उसके स्वर से ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। ये हरम मेरे नियंत्रण में है और केवल महाराज को ही मेरे निर्णयों की जांच करने का अधिकार है। मैं इस नौकरानी को दंडित कर रही थी क्योंकि वह इन नौकरानियों के साथ मेरे बारे में बुरी बातें कर रही थी, और इतना ही नहीं, उसने मुझे नमस्कार भी नहीं किया, बल्कि मेरे साथ अशिष्ट व्यवहार करके मुझे नीची नज़रों से देखा। उसने वहां खड़ी अन्य नौकरानियों की ओर इशारा करते हुए कहा। इस बिंदु पर अन्य नौकरानियां भयभीत हो गईं और उसके चेहरे पर पीलापन आ गया, तथा उन्होंने जल्दी से अपने हाथ हिलाकर ये दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, और मैंने उसे रसोई के कर्मचारियों से हटाकर कमल मंडप में स्थानांतरित कर दिया। तो आप ही बताएं, किस तरह से इसे कठोर सजा माना जाएगा? और मैं उस पर अपनी नाराजगी कैसे व्यक्त कर रहा था? क्या उसे दंडित करना गलत है, जबकि वह कमरे में मेरी उपस्थिति के बावजूद मेरा मजाक उड़ा रही थी? उसने मुझे जाने को कहा, और वह ऐसा किस अधिकार से कर सकती थी? क्योंकि किसी ने मुझे अपना निर्णय लेने नहीं दिया। क्या महारानी की उपाधि का कोई अधिकार नहीं होता? बोलते हुए उसकी आवाज़ भारी हो गई। अगर मैं किसी को डांटने की कोशिश भी करता हूँ तो आप और महारानी डोवेगर हमेशा बीच में आ जाते हैं, जिससे इन नौकरों को मेरा अनादर करने का प्रोत्साहन मिलता है। वे मेरा अभिवादन नहीं करते और मुझसे रूखेपन से बात भी करते हैं, जैसा कि उन्होंने आज किया। मेरा मानना है कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे और मैं जी राजवंश की महारानी के रूप में केवल मजाक का पात्र बन जाऊंगी। झाओ मिंग ने आज सब कुछ उगल दिया और अपने मन की बात कह दी। पिछले कुछ दिनों में उसे लूशी से पता चला कि नौकर झाओ मिंग का सम्मान नहीं करते क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। अगर उसने पहले उनसे निपटने की कोशिश की थी तो महारानी डोवेगर और शियाओली बीच में आ जाती थीं, और इससे नौकरों को एहसास हो जाता था कि झाओ मिंग के पास कोई शक्ति नहीं है। झाओ मिंग की बातें सुनकर सभी दंग रह गए। झाओ मिंग की बातें सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि जियोली ने पूछा भी नहीं कि क्या हुआ, और बिना सुने ही हाओ मेई का समर्थन कर दिया। उसने झाओ मिंग पर उसके प्रति द्वेष रखने और हाओ मेई पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। जियाओली के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया और वे झाओ मिंग की बातों पर विश्वास करने लगे और अलग तरह से सोचने लगे। झाओ मिंग की बातें सुनकर जियाओली के चेहरे पर उदासी छा गई। ये पहली बार था जब उसने वेनजू और उसके खिलाफ खुलकर बात की थी। इतना ही नहीं, उसने ये सब जी चेंग के सामने किया। जियोली कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, उसने जी चेंग की ओर मुड़कर उसके हाव भाव देखे। अध्याय 296, महारानी को शक्तियां देना। जियाओली ने झाओ मिंग की बातें सुनकर उदास भाव से उसकी ओर देखा। घबराहट में उसकी पलकें फड़क रही थीं। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और कुछ कहना चाहती थी, तभी उसने झाओ मिंग की तरफ से आती हुई ठंडी और कठोर मर्दाना आवाज़ सुनी। हाँ, आपने सही काम किया जो उस व्यक्ति को दंडित कर रहा है जो आपका अनादर करता है। मेरी महारानी, जी चेंग अचानक बोला और झाओ मिंग की ओर मुड़ा और उसे स्नेह भरी निगाहों से देखा। उसकी नज़रें कोमल और सौम्य थीं। वह झाओ मिंग को यकीन दिला रहा था कि उसने सही किया है, किसी ऐसे व्यक्ति को सजा देकर जो उसका अनादर करता है। जियोली और बाकी लोग जी चेंग की बातें सुनकर दंग रह गए। ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ कहा था, और वो भी सार्वजनिक रूप से। जियाओली का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने जी चेंग को हैरानी भरे भावों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया दे। हालांकि जियोली ने भोज में जी चेंग का अलग पक्ष देखा था, लेकिन उस समय भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बार झाओ मिंग खुले तौर पर उसके और वेनजू के खिलाफ चला गया, जबकि जी चेंग ने आश्चर्यजनक रूप से उसका समर्थन किया। महामहिम कब से इतने भावपूर्ण हो गए हैं? जियोली अवाक रह गई और उसने अविश्वास से जी चेंग को देखा। उसके चेहरे पर कोमलता के भाव देखकर उसकी भावनाएं खराब हो गईं। उसने कभी भी उसकी ओर ऐसे भावों से नहीं देखा था, लेकिन जब वह झाओ मिंग की ओर देखता है तो उसके भाव बदल जाते हैं और कोमल तथा सौम्य हो जाते हैं। झाओ मिंग भी जी चेंग के मुंह से इतने गर्मजोशी भरे शब्द सुनकर हैरान और चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई हस्तक्षेप करेगा और उसकी बात का समर्थन करेगा। जब उसने पहले अपने मन की बात कही थी तो वह थोड़ी घबराई हुई थी कि क्या होगा अगर जी चेंग ने उसका विरोध किया या उसका समर्थन नहीं किया। लेकिन जब उसने उसके गर्म शब्द सुने तो उसका दिल पिघल गया। खासकर मेरी महारानी शब्द, जब उसने ये शब्द कहे तो उसकी निगाहें बेहद कोमल और आवाज़ गर्मजोशी और कोमलता से भरी थी। उसे लगा कि ये शब्द शहद में डूबे हुए हैं, क्योंकि ये इतने मीठे थे कि उन्हें मधुमेह हो सकता था। पहली बार उसे अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ और उसके बारे में कुछ अलग सा एहसास हुआ।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी ठंडी और सख्त छवि के बावजूद वह सार्वजनिक रूप से अपना ऐसा रूप दिखाएगा। वह हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या प्रतिक्रिया दे। वह बस अपनी पिल्ला जैसी उलझन भरी निगाहों से उसे देखती रही और अचंभित सी उसे देखती रही। उसे लगा कि ये शब्द मेरी पत्नी से ज्यादा मधुर और आत्मीय लगते हैं। न जाने क्यों वह बेबी, हनी या वाइफ जैसे घटिया प्यार भरे शब्दों की बजाय मेरी महारानी को चुनेगी। क्योंकि बच्चा, शहद या पत्नी कोई भी हो सकता है, लेकिन जी राजवंश की महारानी केवल एक ही हो सकती है। इस समय जी राजवंश में केवल एक ही महारानी हो सकती थी और वह थी स्वयं। एक महारानी के रूप में उन्हें अपनी महत्ता और मूल्य का एहसास था। जब उसने उसकी तरफ देखा तो वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रहा था। उसका चेहरा दमक रहा था और उसकी आंखें तारों भरी रात में चांदनी की तरह चमक रही थीं। जी चेंग ने झाओ मिंग की आंखों में उलझन भरी नजर देखी और मुस्कुरा दी। उसके शब्दों से उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी पलकें भी झुक गई थीं। उसने उन लाल हो चुके गालों को छूने की इच्छा को रोका और अपने दिल की तेज धड़कनों को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने अपनी नज़र उससे हटा ली और हाओ मेई का सामना करने के लिए मुड़ा और फिर जियोली को देखा। अब से जी राजवंश की महारानी झाओ मिंग के पास इस हरम को नियंत्रित करने की सभी शक्तियां होंगी। कोई भी उसके फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यहाँ तक कि महारानी डोवेगर या कोई और भी नहीं। उसने जियोली को देखा जब उसने कहा कोई और। न सिर्फ वे दखलंदाजी नहीं कर सकते बल्कि किसी भी तरह से उसके फैसले को प्रभावित भी नहीं कर सकते। महारानी को इस हरम के लिए हर क्षेत्र में फैसला लेने का पूरा अधिकार होगा, चाहे वो किसी को सजा देना हो, महारानी डोवेगर समेत दूसरे साथियों के लिए बजट तय करना हो। महारानी डोवेगर कहते ही उनका स्वर सख्त और ठंडा हो गया। जियोली जी चेंग की बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने न सिर्फ उसे हरम चलाने का अधिकार दिया बल्कि उसे आर्थिक ताकत भी दी। इसके अलावा अब वह महारानी डोवेगर का बजट भी तय कर सकती है। वह वेंजू को अपनी ढाल बनाने की सोच रही थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जी चेंग न सिर्फ झाओ मिंग को कुछ शक्ति दे सकता है बल्कि उसने महारानी डोवेगर से भी शक्तियां छीन ली हैं। अतीत में झाओ मिंग को हरम की देखभाल करनी थी, लेकिन महारानी डोवेगर हमेशा उसके निर्णयों में हस्तक्षेप करती थी और उसे कभी भी अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करने देती थी। क्योंकि उनके पास सबके लिए बजट बनाने की शक्ति थी, और हर क्षेत्र में वित्तीय शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है। हर साम्राज्य में वित्त मंत्री को उसके काम के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था। उसे न केवल राजकोष का प्रबंधन करना होता था बल्कि राजकोषीय घाटे की समस्याओं से भी निपटना होता था। उन्हें खजाना भरने के अवसर पैदा करने के लिए भी प्रस्ताव बनाने होंगे। झाओ मिंग भी हैरान रह गए जब उन्होंने उसे बजट बनाने की शक्ति दी। उसने बिजनेस के बारे में सीखा है और स्नातक स्तर पर ही अकाउंटिंग के बारे में भी सीखा है। बजट बनाना और उसका प्रबंधन करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वह ये काम यहाँ किसी से भी बेहतर कर सकती है क्योंकि उसने आधिकारिक तौर पर इसी क्षेत्र में पढ़ाई की है। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे बजट प्रबंधन का भी अधिकार देगा। वह अचानक अभिभूत हो गई और उसके होंठ मुस्कुराहट में ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जी चेंग उसे इतना अधिकार देगा। उसने शाओली को आत्मसंतुष्ट भाव से देखा और खुशी से झूम उठी। लेकिन महाराज, माँ यहाँ नहीं है। आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? माँ ही तो हैं जो हरम का बजट नियंत्रित करती हैं। आप उन्हें ये कैसे दे सकते हैं? जियाओली हताश होकर लगभग चीख पड़ी। वह ऐसा नहीं होने दे सकती थी। वह चिंतित थी कि अगर झाओ मिंग को बजट बनाने की शक्ति मिल गई तो वह उसके वर्तमान रवैये को देखते हुए उससे बदला लेगी। देने से तुम्हारा क्या मतलब है? असल में हरम के लिए बजट बनाने का अधिकार झाओ मिंग को है। लेकिन महारानी डोवेगर लगातार दखलंदाजी करती रहीं और आखिरकार कोमा में जाने के बाद उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। उन्होंने दृढ़ता से कहा। उन्होंने वेंशु को महारानी डोवेगर कहा, माँ नहीं। उनके मुंह से महारानी डोवेगर शब्द दूर और ठंडे लगते हैं। असल में बजट बनाने का अधिकार झाओ मिंग के पास था, लेकिन वेंजू हमेशा दखलंदाजी करके उसका बजट बिगाड़ देती थी। इतना ही नहीं, वह और जियोली अपने बजट से अधिक खर्च करते हैं और अंत में झाओ मिंग को नुकसान को संतुलित करने के लिए अपने बजट को सीमित करना पड़ता है। झाओ मिंग उस समय कुछ नहीं कह सका क्योंकि महारानी डोवेगर ने परिवार के एकमात्र मुखिया के रूप में अपनी शक्ति से उसे दबा दिया था। बाद में महारानी डोवेगर ने बजट के संबंध में स्वयं निर्णय लेना शुरू कर दिया और झाओ मिंग से उनके द्वारा बनाए गए बजट को पारित करने के लिए कहा। इस तरह वेंजू स्वयं ही बजट का प्रबंधन कर रही थी, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से। लेकिन चूंकि झाओ मिंग तालाब में गिर गया और कोमा में चला गया, इसलिए वेंजू ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और हरम को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसमें वित्तीय शक्तियां भी शामिल हैं। वेंजू द्वारा हरम का प्रबंधन करने से जियोली की स्थिति उन्नत हो गई और वह पहले से अधिक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ महसूस करने लगी। अल्पविराम। पत्नी जियाओली, यह मेरा निर्णय है कि अब से महारानी स्वयं हरम का प्रबंधन करेगी और कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जी चेंग ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, और अगर किसी ने उसके फैसलों में दखल देने की हिम्मत की तो मैं उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से निपटूंगा। उसने जियोली की ओर ऐसे देखा जैसे उसे झाओ मिंग के साथ खिलवाड़ न करने के लिए कह रहा हो। जियाओली के चेहरे के भाव गहरे हो गए जब उसने अपनी नज़र झाओ मिंग पर डाली जो आत्मसंतुष्ट भाव से उसे देख रहा था। अब कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह एक अवांछित महारानी या बेकार महारानी है क्योंकि जी चेंग ने उसे हरम में वे सभी शक्तियां दे दी हैं जो एक महारानी के पास होनी चाहिए। शक्तियों के बिना महारानी बेकार है, जैसे बिना बारिश के बिजली। शक्तिहीन महारानी की बातों में कोई वजन नहीं होता और अगर उनके पास कोई अधिकार नहीं है तो कोई भी उनका सम्मान नहीं करेगा। पिछली झाओ मिंग के साथ भी यही हुआ था। वह एक महारानी थी जिनके पास उपाधियां तो थीं लेकिन कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन अब जी चेंग इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा था और उसने सभी के सामने झाओ मिंग को सारी शक्तियां दे दी थीं। ये पहली बार था जब झाओ मिंग ने अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत की और बताया कि कैसे वेंजू और शियाओली की वजह से वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी।
इससे पहले उसने कभी कुछ नहीं कहा और न ही किसी बात की शिकायत की। उसके पास बहुत से काम हैं और उसने हरम के मामलों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर किसी ने उससे शिकायत नहीं की तो उसे हरम के अंदर के मामलों के बारे में कैसे पता चलेगा जो झाओ मिंग के नियंत्रण में है। हालांकि अब कोई भी झाओ मिंग की बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास सभी शक्तियां और अधिकार हैं कि वह किसी को भी दंडित कर सके जो किसी की अनुमति के बिना उसका अपमान करता है। उसे बस सम्राट जी चेंग को रिपोर्ट करना है, उसके अलावा कोई भी उसके फैसले में दखल नहीं दे सकता, यहाँ तक कि महारानी दोवगर भी नहीं। अध्याय 297 उसे महल से बाहर निकाल दिया। जियोली ने भरी आंखों से जी चेंग को देखा और अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। जिस तरह से उसने झाओ मिंग के साथ व्यवहार किया उसे देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वह बहुत परेशान हो गई। जी चेंग ने यह कहकर उसका मुंह बंद कर दिया है कि झाओ मिंग के फैसलों में कोई दखल नहीं दे सकता। वह उसे साफ साफ दिखा रहा है कि झाओ मिंग ही महारानी है और वह कोई नहीं है। वह महसूस कर सकती थी कि जब वह ये कह रहा था तो वह उसी की ओर इशारा कर रहा था। उसकी आंखें ठंडी और दूर थीं, मानो वह किसी अजनबी से बात कर रहा हो। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने हाव भावों को नियंत्रित करने की कोशिश की और ज्यादा भाव नहीं दिखाए। वह गुस्से में थी और निराश भी, लेकिन खुलकर दिखा नहीं पा रही थी। उसे झाओ मिंग के प्रति बेहद नफरत और गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो उसे जाहिर नहीं कर सकती थी। उसने तिरछी नजरों से झाओ मिंग को घूरा और अपने होंठ भींच लिए। उसने अपनी मुट्ठियां कसने की कोशिश की जिससे उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए और वह लाल हो गई और दर्द करने लगी। हालांकि ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था जो उसे अभी महसूस हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके दिल को दबा रहा है जिससे उसे दर्द और दुख हो रहा है। क्रोध के कारण उसकी आंखें निराशा और आक्रोश से भर गईं। उन आंसुओं में क्रोध और दुख दोनों मिले हुए थे। क्रोध इसलिए था क्योंकि जी चेंग ने झाओ मिंग को सारी शक्तियां दे दी थीं और अप्रत्यक्ष रूप से उसे चेतावनी भी दी थी कि वह उसके साथ कुछ भी न करे। दुख इसलिए है क्योंकि जिस आदमी से वह प्यार करती है वह किसी और औरत को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। उसने उससे शादी इसलिए की है क्योंकि उसे पहली बार देखते ही उससे प्यार हो गया था। हालांकि वह उसका पहला प्यार नहीं थी, नहीं वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शादी के बंधन में बंधने और अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे यह कदम उठाना पड़ा और उससे शादी करनी पड़ी। उसने सोचा था कि उससे शादी करने के बाद वह उसका दिल बदल सकेगी और बदले में वह भी उससे प्यार करने लगेगा। उसे हमेशा अपनी सुंदरता और एक स्त्रीवत शिष्ट महिला होने के गुणों पर गर्व था। कोई भी उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन जी चेंग ने कभी उसकी तरफ उस नज़र से नहीं देखा जिस तरह से उसने झाओ मिंग को देखा था। जब वह महल में आई तो उसने महसूस किया कि जी चेंग झाओ मिंग के आसपास अलग तरह से व्यवहार करता है। यद्यपि वह भावपूर्ण नहीं था और उसका चेहरा हमेशा ठंडा और दूर दूर रहता था, लेकिन वह उसकी आंखों में गर्मजोशी देख सकती थी जो उसकी ओर देखने पर कहीं नहीं दिखती थी। उसने देखा कि झाओ मिंग को अभी तक उसकी भावनाओं के बारे में पता नहीं है, लेकिन वह समझ गई कि जी चेंग उसके लिए कुछ महसूस करता है। इसीलिए जब से वह महल में आई थी उसने दोनों के बीच दूरियां और समस्याएं पैदा करने की कोशिश की। उसने पूरी कोशिश की कि दोनों एक दूसरे से बात न करें और हमेशा जी चेंग को वेनजू के साथ व्यस्त रखा ताकि वह कमल मंडप में न जा सके। चूंकि जी चेंग झाओ मिंग के साथ विवाह के बाद युद्ध में चले गए थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे से बातचीत करने का समय नहीं मिला और बिना संवाद के रिश्ते में समस्याएं आसानी से आ सकती हैं। और जियोली के आसपास होने से स्थिति और खराब हो गई, जिसके कारण झाओ मिंग को लगा कि जी चेंग उससे प्यार नहीं करता है और यहाँ तक कि उससे नफरत भी करता है। कोमा से बाहर आने के बाद से झाओ मिंग के प्रति उसका नजरिया और व्यवहार बहुत बदल गया है और वह पहले से कहीं अधिक अभिव्यंजक हो गया है। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों हो गया है, लेकिन उसे इस भावना से नफरत थी। वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह किसी और औरत से प्यार करता है। वह उसकी पत्नी थी, लेकिन वह कभी उसके साथ अंतरंग नहीं हुआ और न ही उनके बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता है। उसे ठंडे और अकेले बिस्तर पर सोना पड़ता है, जबकि वह महामहिम का इंतजार करती है जो कि आते नहीं दिखते। उसने पहले भी सोचा था कि अगर वह झाओ मिंग को रास्ते से हटा दे तो वह जी चेंग का दिल जीत सकती है, लेकिन झाओ मिंग के कोमा में चले जाने और उसके जागने का कोई संकेत न दिखने के बाद भी जी चेंग कभी उसके पास नहीं आया। उसने झाओ मिंग को बीच से हटाने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन इतनी परेशानी के बाद भी वह उसका दिल नहीं पा सकी। फिर भी इस झाओ मिंग ने कुछ नहीं किया और उसे सब कुछ मिल गया। जियोली ने झाओ मिंग को देखा और अपनी तीखी आंखों से उसे घूरा। ये कुतिया इतना कुछ होने के बाद भी मरी नहीं, कितनी मोटी चमड़ी वाली है। जियाओली ने झाओ मिंग को मन ही मन कोसा और हल्के से आंखें बंद कर लीं। अल्पविराम। झाओ मिंग, मैं तुम्हें अब से महारानी की सारी शक्तियां देता हूं। तुम इस नौकरानी के साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो, कोई भी तुम्हारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसने झाओ मिंग की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा। झाओ मिंग ने शर्मीले भाव और लाल गालों के साथ उसे देखा। उसे लगा कि जी चेंग की यह हरकत इस दुनिया में आने के बाद से अब तक देखी गई उसकी सबसे अच्छी हरकतों में से एक थी। जी चेंग ने आखिरकार उसे महारानी की सारी शक्तियां दे दीं। वह बहुत खुश थी कि झाओ मिंग महारानी थी, कोई साधारण दासी नहीं, वरना उसकी हालत कुछ और होती। कभी कभी तो सोचकर ही वह सिहर उठती है। उसने अपने होंठ भींच लिए और सिर हिलाया। रसोई में नौकरानियां झाओ मिंग और जी चेंग के बीच बातचीत देखकर हैरान रह गईं। इससे पहले उन्होंने देखा था कि उनका रिश्ता उतना अच्छा नहीं था क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से एक साथ नहीं देखे गए थे। इसके अलावा वेनजू ने हमेशा झाओ मिंग को अपमानित किया और उसे महारानी के रूप में बदनाम किया। इसलिए उन्होंने सोचा कि झाओ मिंग एक अवांछित महारानी थी और उन्होंने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि आज उनकी बातचीत देखकर वे हैरान रह गए। अब वे डरे हुए थे क्योंकि पहले वे हाओ मेई के साथ गपशप कर रहे थे और उन्हें डर था कि कहीं हाओ मेई भी उनके साथ न फंस जाए। उनके चेहरे के भाव पीले पड़ गए थे और उन्हें झाओ मिंग का डर था कि कहीं वह उन्हें भी सजा न दे दे। उन्होंने घबराहट से हाओ मेई को देखा और उसकी दयनीय हालत देखकर उनके शरीर में कंपन महसूस हुआ।
वह ठंडी और गंदी जमीन पर बैठी थी और किसी ने भी उसे उठाने की जहमत नहीं उठाई। अल्पविराम। झाओ मिंग ने जियाओली की तरफ देखा और फिर अपना ध्यान हाओ मेई की तरफ मोड़ लिया। उसके हाव भाव ठंडे और उदासीन हो गए। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें रसोई से नहीं ले जा सकती, है ना? तुम सही थी। तुम्हें पहले कमल मंडप में ले जाकर मैं गलत थी। झाओ मिंग ने हाओ मेई से गंभीरता से कहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी मुस्कान कोमल नहीं बल्कि दुष्ट थी। उसकी मुस्कान ने हाओ मेई को सिहरन से भर दिया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि झाओ मिंग को अपने पिछले कार्यों पर पछतावा हो रहा है और उसने झाओ मिंग की धूर्त अभिव्यक्तियों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी बातें सुनकर हाओ मेई को राहत महसूस हुई और उसने सोचा कि वह अपना निर्णय बदल देगी क्योंकि जी चेंग ने उसे शक्ति दी है और उसे अपनी दयालु और देवदूत जैसी छवि को बहाल करना है। हालांकि झाओ मिंग के अगले शब्दों ने उसके शरीर को ठंडा कर दिया। क्योंकि तुम कमल मंडप की भी सदस्य नहीं हो, तुमने न केवल अपने स्वामी का अपमान किया बल्कि एक महारानी के रूप में मेरे आदेश को मानने से भी इनकार कर दिया। झाओ मिंग ने अपनी पैनी निगाहों से हाओ मेई को देखते हुए कहा, तुम मेरे आदेशों का पालन करने से इनकार करते हो और इतना ही नहीं, जब मैंने तुम्हें दंडित करने की कोशिश की तो तुमने इतना बड़ा दृश्य बनाया जिसने कंसोर जियाओली और महामहिम को यहाँ आने के लिए मजबूर किया। तुम उनके ध्यान के लायक नहीं हो। उसने उस पर व्यंग्य किया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? वे अपना सारा काम छोड़कर यहाँ तक आ गए सिर्फ इसलिए कि तुमने इतनी गंदगी फैलाई है। तुम्हारी वजह से काम भी रुक गया है। रसोई कर्मचारियों के मुखिया के तौर पर तुम बहुत बदनाम हो। उसने तस्क करते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। तुमने सबका समय बर्बाद कर दिया और तुम्हारी नाटकीयता और जिद ने रसोई का काम भी ठप कर दिया। तो झाओ मिंग ने अपनी बात बीच में ही रोक दी और फिर बोलने से पहले जियाओली की ओर देखने के बाद अपनी बात जारी रखी। तो आप महल में काम करने के योग्य नहीं हैं। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को महल में काम नहीं करने देंगे जो अपने स्वामी के प्रति अनादरपूर्ण हो और महारानी के मुकुट को तुच्छ समझता हो। भले ही तुम मेरा सम्मान न करो, कम से कम राजघराने का तो सम्मान करो जो तुमने नहीं किया। इसलिए तुम राजघराने की सेवा करने के लायक नहीं हो। तुम राजघराने के पैसों से गुजारा कर रहे हो, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई और बुराई कर रहे हो। उसने साफ साफ कहा। झाओ मिंग के सारे आरोप सुनकर हाओ मेई के चेहरे पर उदासी छा गई। वह चिंता से उसे देखती रही और डर के मारे उसका शरीर कांप उठा। तुम अपना सामान लेकर इस महल से जा सकती हो और मुझे तुम्हें बाहर निकालने के लिए मजबूर मत करो। अगर तुम में थोड़ी भी शर्म बची है तो तुम अपने कपड़े पैक करो और चली जाओ। मैं तुम्हें इस महल में दोबारा नहीं देखना चाहती। उसने उससे दृढ़ता से कहा। हाओ मेई को तब झटका लगा जब झाओ मिंग ने उसे महल से बाहर जाने को कहा। इससे पहले उसे सिर्फ कमल मंडप तक ही सीमित रखा गया था, लेकिन अब उसे महल से बाहर निकाला जा रहा था। झाओ मिंग वास्तव में उसे महल से बाहर निकाल देता है, वह भी जियोली और जी चेंग की उपस्थिति में। झाओ मिंग को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि जी चेंग उसके ठीक बगल में है और उसने एक दयालु और उदार महारानी के रूप में अपनी छवि को बनाए नहीं रखा। इसके बजाय उसने उनकी उपस्थिति में उसे बाहर निकाल दिया। वह इतनी निर्दयी थी कि उसे महल से बाहर निकाल दिया। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और बिना किसी दया के उसे सजा दी। अध्याय 298। मैं तुम्हें शहर से बाहर निकाल दूंगा। झाओ मिंग का क्रूर रूप देखकर हर कोई हैरान था और उसकी उदासीन अभिव्यक्तियां उसे और अधिक खतरनाक और दुर्गम बना रही थीं। वह एक अलग व्यक्ति की तरह दिख रही थी और उसका रवैया और आभा अजीब और निर्मम थी। जब जियोली ने झाओ मिंग की बातें सुनी तो वह झाओ मिंग का निर्दयी पक्ष देखकर दंग रह गई। पहले झाओ मिंग इतनी निर्दयी सजा नहीं देती थी, बल्कि माफ करने में माहिर थी। उसका दिल आसानी से पिघल जाता था और उसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था। यही कारण है कि वह जियोली द्वारा बिछाए गए कई जाल में फंस गई और अतीत में एक बार भी उस पर संदेह नहीं किया। जियोली हमेशा झाओ मिंग के सामने मधुर और मासूम बनने का नाटक करती थी, लेकिन उसके पीछे उसे अपने रास्ते से हटाने की योजना बना रही थी। हालांकि यह विश्वास करना कठिन था कि झाओ मिंग किसी को सजा के तौर पर महल से बाहर निकाल सकता है, वह भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो जियोली के साथ विवाह करके आया हो। उसने वास्तव में किसी को महल से सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने उसका अभिवादन नहीं किया था और उसके बारे में गपशप की थी। ये पहली बार नहीं था जब नौकरों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया हो और उसके सामने उसके बारे में गपशप की हो, लेकिन उस समय वह उन पर कोई ध्यान नहीं देती और ऐसे दिखावा करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे पहले कभी इसकी परवाह ही नहीं थी। हर कोई उसे हल्के में लेता था, लेकिन आज उसने कार्रवाई की और किसी को महल से बाहर निकाल दिया। जियोली ने झाओ मिंग को घूरा क्योंकि उसने अपनी नौकरानी को बाहर निकाल दिया था जो शादी में उसके साथ आई थी। हालांकि उसे उसकी परवाह नहीं थी, पर वह उसकी दासी थी। उसका अभिमान इससे जुड़ा था। यह उसकी शान का सवाल था। झाओ मिंग ने अपनी नौकरानी को बाहर निकाल दिया, जिससे पता चलता है कि अब झाओ मिंग का जियाओली पर दबदबा है। वह किसी को भी दंडित कर सकती है, चाहे वह जियाओली का व्यक्ति ही क्यों न हो। पहले लोग झाओ मिंग से डरते नहीं थे और हमेशा जियाओली की चापलूसी करके उसकी कृपा पाने की कोशिश करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे उसकी कृपा पा लेंगे तो महल में सुरक्षित और कुशल मंगल रहेंगे। लेकिन अब झाओ मिंग ने किसी को सजा दे दी, वो भी जियाओली के सामने। इससे जियाओली के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है और अब से महल में उसकी अहमियत भी कम हो जाएगी। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और झाओ मिंग को घूरने लगी। जब तक वेनजू वापस नहीं आती वह कुछ नहीं कर सकती। उसकी मदद के बिना वह कुछ नहीं कर सकती। झाओ मिंग की बातें सुनकर हाओ मेई हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि झाओ मिंग उसे महल से बाहर निकाल सकता है। जब उसकी नज़र झाओ मिंग की तीखी और खतरनाक आंखों से मिली तो उसका शरीर कांप उठा। झाओ मिंग को देखते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका आदेश सुनते ही उसके होंठ कांपने लगे। उसकी उदासीन निगाहें देखकर वह जी चेंग की ओर देखने लगी, जिसका कुछ भी कहने का कोई इरादा नहीं था। जी चेंग ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी कोमल निगाहों से झाओ मिंग को देखा।
उसने झाओ मिंग के अलावा किसी और की तरफ नहीं देखा। उसने हाओ मेई की जरा भी परवाह नहीं की। वह बस झाओ मिंग को तिरछी नज़रों से देख रहा था। यहाँ तक कि झाओ मिंग भी उसकी तीखी निगाहों के सामने असहज महसूस कर रही थी जो उस पर टिकी हुई थी। हाओ मेई ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसे लगा कि उसे न केवल उसके पद से हटा दिया गया है बल्कि वास्तव में उसे महल से बाहर निकाल दिया गया है। उसने किसी मदद की उम्मीद में जियाओली की तरफ देखा। उसने जियाओली को अपनी बड़ी बहन माना है और सोचा है कि जियाओली उसे कभी नहीं छोड़ेगी। उसे लगा कि इस गंभीर स्थिति में भी जियोली उसकी मदद करेगा और उसका समर्थन करेगा। लेकिन जब उसने अपनी लाल आंखों से जियोली की ओर देखा तो जियोली ने उसे घूर कर देखा और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। हाओ मेई अंडस्को। जियोली की आंखों में इस बात का दुख नहीं था कि वह उसकी मदद नहीं कर सकी, बल्कि यह एक उपहास और तुम इसके लायक हो जैसी नज़र थी। उसकी आंखों में ऐसे भाव देखकर वह आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह गई। हाओ मेई ने सोचा कि जियोली उसकी मदद कर सकता है और उसे महल से बाहर निकाले जाने से बचा सकता है, लेकिन उसने अपना सिर दूसरी ओर कर लिया। उसने झाओ मिंग या जी चेंग से कुछ कहने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने उसे तब छोड़ दिया जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी कुछ मिनट पहले ही वह उसके लिए रो रही थी और कह रही थी कि वह उसकी सजा भुगत लेगी, लेकिन अब वह उसे अनदेखा कर रही थी। हाओ मेई ने कभी नहीं सोचा था कि जियोली उसे इतनी आसानी से छोड़ देगा। अन्य नौकरानियों ने भी ये दृश्य देखा और उन्हें हाओ मेई पर दया आ गई। उन सभी को लगा कि पत्नी शियाओली कितनी अच्छी और दयालु है। वह उनके नौकरों का अपने परिवार की तरह ख्याल रखती है। लेकिन आखिरकार उसने हाओ मेई को इतनी आसानी से छोड़ दिया। हाओ मेई एक नौकरानी थी जो अपने देश से आई थी और बचपन से ही जियाओली के साथ रहती थी। लेकिन जियाओली ने उसे छोड़ने में ज़रा भी संकोच नहीं किया। उसने पश्चाताप का कोई संकेत भी नहीं दिखाया। उन सब ने सोचा कि झाओ मिंग अब भी उससे बेहतर है। कम से कम वह अपने नौकरों के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं करती। वह उनका अपने परिवार की तरह ख्याल रखती है और इस लिहाज से लुशे हाओ मेई से कहीं बेहतर थी। हाओ मेई इस बात से व्यथित थी कि उसे न केवल महल से बाहर निकाला जा रहा था बल्कि उसके स्वामी ने भी उसे त्याग दिया था। जब वह महल में काम करती थी तो उसकी स्थिति अलग थी और उसे अपने जीवन यापन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। महल में काम करने के कई फायदे हैं, लेकिन अब अगर उसे बाहर निकाला जा रहा है तो वह क्या करेगी। हाओ मेई ने झाओ मिंग की ओर रुख किया जब उसे एहसास हुआ कि उसके अलावा कोई भी उसे नहीं बचा सकता। उसकी उच्चता, मुझे माफ़ कर दो, कृपया मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी और कमल मंडप में भी तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। बोलते हुए वह हकलाए। वह पसीने से लथपथ थी और बेहद दयनीय लग रही थी। आंसू उसके गालों पर बहने लगे थे और उसका चेहरा लाल हो गया था। अगर आप मुझे कम पद भी दे तो भी मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया मुझे यहीं रहने दीजिए। मुझे पता है कि मुझे आपके बारे में गपशप नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, उसने दयनीय स्वर में रोते हुए कहा। हाओ मेई का चेहरा आंसुओं और नाक के बलगम से सना हुआ था। उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। जी चेंग ने झाओ मिंग की ओर देखा कि वह हाओ मेई को इस तरह रोते हुए देखकर क्या सोच रही थी। उसने सोचा कि झाओ मिंग को उस पर दया आएगी, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसके चेहरे पर खामोशी और उदासीनता देखकर वह हैरान रह गया। यदि यह झाओ मिंग का अतीत होता जो दयालु और भावुक था तो वह उसे माफ़ कर देती, लेकिन जब उसने ठंडे और उदासीन व्यवहार को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह इस नौकरानी को माफ़ नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी बातों से पलटना अच्छा उदाहरण नहीं होगा। उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहिए, वरना अगली बार दूसरे नौकर भी ऐसा ही करेंगे और यही उम्मीद करेंगे। वे सोचेंगे कि वे किसी भी सज़ा से सिर्फ रोकर और क्षमा मांगकर बच सकते हैं। इससे वे ज़िद्दी हो जाएंगे और झाओ मिंग महारानी के रूप में सहज लगेंगी। फिर उनकी बातों का उन पर कोई असर नहीं होगा। झाओ मिंग के हाव भाव नर्म नहीं पड़े और उसने हाओ मेई को ठंडी और उदासीन नज़र से देखा। हाओ मेई, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपने कपड़े पैक करो और चुपचाप चले जाओ? अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो तुम्हें न केवल महल से बल्कि शहर से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर तुम शहर से भी बाहर निकलना चाहती हो तो एक और शब्द कहो और मैं स्वयं फेंगजू को भेजकर तुम्हें शहर से बाहर निकाल दूंगी। उसने उसे सख्त चेतावनी दी। झाओ मिंग की बातें सुनकर हाओ मेई चौंक गई। वह फिर से रोना चाहती थी, लेकिन उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए और अपने निचले होंठों को काट लिया ताकि फिर से आवाज़ न निकले। उसने सोचा था कि वह रोने और भीख मांगने से झाओ मिंग से माफ़ी पा सकती है, लेकिन उसने न केवल उसे माफ़ कर दिया बल्कि उसे शहर से बाहर निकालने की धमकी भी दी। वह फिर शोर मचाने की हिम्मत नहीं कर सकी, वरना उसका रवैया देखकर वह उसे बाहर निकाल देती। तारानकन प्राचीन काल में ये शहर व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण आबादी वाले शहर थे और एक निश्चित प्राधिकारी द्वारा शासित होते थे। यहाँ का शहर जी साम्राज्य की राजधानी है जहाँ महल स्थित है और यह व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण था। तारानकन अध्याय 299 महारानी अपने सम्राट की रक्षा करती हुई। झाओ मिंग की चेतावनी के बाद हाओ मेई शांत हो गई और जमीन पर लाश की तरह गिर पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। महल से बाहर निकाले जाने का मतलब है कि उसे जीविका चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी उसे काम देगा उसे पता चल जाएगा कि उसे महल से बाहर निकाल दिया गया है। महारानी ने स्वयं उसे बाहर निकाल दिया है। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। बहुत देर तक रोने की वजह से उसका चेहरा पीला और चिपचिपा हो गया था। उसने नम दयनीय आंखों से झाओ मिंग को देखा। घबराहट में काटने की वजह से उसके होंठ फट गए थे। उसे इस हालत में देखकर किसी को भी उस पर दया आ सकती थी, जबकि झाओ मिंग कुछ नहीं बोली और पूरे समय उदासीन रही। उसे उस पर जरा भी दया नहीं आई। वह कोई संत मरियम नहीं थी जो अपना अपमान करने वालों को माफ़ कर दें। वह यहाँ किसी मीटर मेड से अपमानित होने और बदले में कुछ न कहने के लिए नहीं है। वह इतनी दयालु नहीं है। वह जियाओली और वेंजू को बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन वह उनकी कठपुतली को बाहर फेंक सकती है।
हाओ मेई का नाटक देखकर झाओ मिंग को एहसास हुआ कि वह एक दयालु व्यक्ति नहीं है। वह दुष्ट है और बिल्कुल अपने मालिक जैसी है। अगर वह अभी अपने मालिक को लात नहीं मार सकती तो वह उसे बाहर फेंकने से शुरुआत करेगी। झाओ मिंग की उदासीनता देखकर जी चेंग प्रभावित हुआ। फिर भी उसने फैंग जू को हाओ मेई को ले जाने का इशारा किया, क्योंकि अगर वह वहां रही तो वह झाओ मिंग को परेशान करती रहेगी। उसे डर था कि झाओ मिंग को उस पर दया आ जाएगी या वह उसे मानसिक रूप से प्रभावित करेगी। वह सिर्फ इसलिए उसे बुरा महसूस नहीं कराना चाहता क्योंकि उसने हाओ मेई को दंडित किया। वह नहीं चाहते कि झाओ मिंग किसी भी तरह से प्रभावित हो। फैंग जू उसका इशारा समझ जाता है और गार्ड से हाओ मेई को बाहर निकालने को कहता है। अगर हाओ मेई ने खुद उठकर ऐसा किया है तो उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह हिली नहीं और उन्हें उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया। गार्ड उसे पकड़ने आया लेकिन वह चटपटाने लगी और चिल्लाने लगी, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। महाराज, कृपया मुझे बाहर ना निकालें। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज़ मुझे बाहर मत फेंकना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शरीर भी दे सकती हूँ। उसने नम आंखों से जी चेंग को देखते हुए बेशर्मी से कहा। उसका चेहरा औसत था लेकिन उसके नैन नक्श बहुत प्यारे थे। उसकी दयनीय हालत उसे और भी कमज़ोर बना देती थी और उनके दिलों में उसकी रक्षा करने की भावना जगा सकती थी। लेकिन उसकी ये तरकीबें दूसरे मर्दों पर भी काम कर सकती हैं। जी चेंग ने उसकी घिनौनी बातें सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। एक पल वो माफ़ी मांग रही थी और दूसरे ही पल उस पर टूट पड़ने को तैयार थी। ये लड़की पागल है। हाओ मेई की बातें सुनकर जियाओली को सबसे ज़्यादा धक्का लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी दासी खुद सम्राट से ऐसे घिनौने शब्द कह सकती है। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसे इस पागल लड़की को थप्पड़ मारने का मन हुआ। वह आगे बढ़ी लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती किसी ने उसे पीट दिया। झाओ मिंग जो जी चेंग के बगल में खड़ा था हाओ मेई के बेशर्म और घृणित शब्दों को सुनकर उदासीन हो गया। उसने अपने होठों को भींच लिया और बिना कुछ इंतजार किए उसने हाओ मेई की बांह को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि हाओ मेई का सिर दूसरी ओर उड़ गया, जिससे संघर्ष के कारण खुले उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए और उसे पूरी तरह से ढक लिया। झाओ मिंग की आंखों में अंधेरा और खतरनाक भाव देखकर सब दंग रह गए। थप्पड़ इतना जोरदार और बेरहम था कि हाओ मेई का पीला चेहरा लाल हो गया और उसके होठों से खून भी बहने लगा। जियाओली झाओ मिंग को इतना खतरनाक और खतरनाक देखकर दंग रह गया। ये पहली बार था जब झाओ मिंग ने किसी को थप्पड़ मारा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने भी अनजाने में अपने दाहिने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। लेकिन जब उसे सबकी गंभीर निगाहों का एहसास हुआ तो उसने तुरंत अपना चेहरा पीछे खींच लिया। जी चेंग हैरान रह गया जब झाओ मिंग ने हाओ मेई को उसके कहे शब्दों की वजह से थप्पड़ मार दिया। उसने झाओ मिंग की तरफ देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसके शरीर में गर्माहट दौड़ गई और उसे लगा कि उसका शरीर गर्म हो रहा है। महारानी अपने सम्राट की रक्षा कर रही है। ये सबसे खूबसूरत एहसास था कि वह उसकी रक्षा के लिए सामने आए। हालांकि वह हाओ मेई से अपने तरीके से निपट सकता था और उसे जेल में डाल सकता था, लेकिन झाओ मिंग ने जो जोरदार थप्पड़ मारा वह ज़्यादा संतोषजनक था। उसने अपनी कोमल मुस्कान के साथ झाओ मिंग को देखा जबकि झाओ मिंग ने उसकी सराहनीय निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और हाओ मेई को गुस्से से देखा और उसकी आंखों में घृणा का भाव स्पष्ट था। तुमने क्या कहा? तुम अपना शरीर सम्राट को दोगी? क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा घिनौना शरीर चाहेगा? हाओ मेई, ये शब्द कहकर तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं सही थी। तुम एक सांप के अलावा कुछ नहीं हो जो मौका मिलते ही अपने मालिक को डस लेगा। महामहिम से ऐसा कुछ कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें एक महिला होने के नाते ज़रा भी शर्म नहीं आई? हाँ, तुमने मेरे सामने ये शब्द कहने की हिम्मत की। मुझे आश्चर्य है कि तुमने मेरी पीठ पीछे क्या किया होगा। झाओ मिंग ने हाओ मेई को घृणा से देखा। झाओ मिंग की बातें सुनकर जी चेंग को मानो वज्रपात सा हो गया हो। उसे लगा कि झाओ मिंग ने उसे गलत समझा है, इसलिए उसने झाओ मिंग की तरफ देखा और कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उसे जानता भी नहीं। झाओ मिंग अंडरस्को जियो ली अंडरस्को फैंग जू अंडरस्को। जी चेंग के शब्दों के साथ एक अजीब सी खामोशी छा गई जिससे सभी असहज महसूस करने लगे। जी चेंग को चिंता थी कि झाओ मिंग सोच रहा है कि उसका इस नौकरानी के साथ कुछ संबंध है, इसलिए वह खुद को स्पष्ट करना चाहता था। झाओ मिंग ने उसकी बातें सुनी तो उसने उसकी तरफ देखा और उलझन में आंखें झपकाईं। वह उन साजिशों की बात कर रही थी जो उसने जियाओली के साथ खेली होंगी और उसका जी चेंग से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब वह अपनी सफाई देने आया तो उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने इस गंभीर स्थिति में हंसी रोकने की कोशिश करते हुए अपने होंठ भींच लिए। उसने जी चेंग की बातों को अनसुना कर दिया और गहरी सांस ली। उसने हाओ मेई की तरफ देखा जो बुरी तरह घबराई हुई थी और उसका हाथ छोड़ दिया जिससे वह जमीन पर लाश की तरह गिर पड़ी। न केवल उसे बाहर निकाला गया और अपमानित किया गया बल्कि जाने से पहले उसने स्वयं को एक घृणित व्यक्ति बना लिया। झाओ मिंग द्वारा उसे रिहा करने के बाद गार्ड आए और हाओ मेई को पकड़ लिया और उसे घसीट कर ले गए। हाओ मेई को घसीटते हुए देखकर झाओ मिंग को जरा भी दया नहीं आई। उसे उससे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, बस उसके कहे शब्दों ने गुस्से से उसका खून खौल उठा और पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने उसे थप्पड़ मार दिया। ये शब्द कहते हुए उसे बहुत गुस्सा और घृणा हुई। वो ऐसा कैसे कह सकती है? उसने अपनी दयनीय और कमज़ोर हालत को अपनी आंखों के सामने दिखाकर जी चेंग को बहकाने की कोशिश की। उसने असहाय और बेजान हाओ मेई को देखा जिसे घसीटा जा रहा था। अगर उसने इस तरह उसका अपमान न किया होता और उसे इस अहंकार के साथ रसोई से बाहर न जाने को कहा होता तो ये स्थिति इस स्तर तक नहीं पहुंचती। लेकिन यही अच्छा है। अगर उसने जी चेंग की पीठ पीछे उसे रिझाने की कोशिश की होती तो क्या होता? यहाँ के नौकर बहुत डरावने हैं। ये सुनकर उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। हाओ मेई के जाने के बाद झाओ मिंग ने अपनी नज़रें उन अन्य नौकरानियों पर घुमाईं जो पहले हाओ मेई के साथ गपशप कर रही थीं।
उन्होंने मुख्य अपराधी को दंडित किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वही दोषी थीं। बाकी नौकरानियां भी उतनी ही गलत थीं, क्योंकि उन्होंने न तो उसे रोका और न ही उसकी बातों का जवाब देने के लिए कुछ कहा। वे उसकी बकवास ध्यान से सुनती रहीं और अपने काम से ध्यान हटाती रहीं। उन्होंने पहले तो उसका अभिवादन न करके उसका अपमान भी किया। जब नौकरानियों ने देखा कि झाओ मिंग उन्हें देख रही है तो उसकी नज़र देखकर वे घबरा गईं। उनके होंठ कांपने लगे जब उन्होंने उसे डरी हुई निगाहों से देखा। सभी लोग उसकी ओर देखते रहे और उसकी नज़रों से बचने की कोशिश करते रहे तथा चाहते थे कि वह चुपचाप चली जाए। वे नहीं चाहते कि लोग उनकी ओर ध्यान दें और वे वहां मूर्ति की तरह खड़े रहना चाहते हैं। उनके भयभीत भावों को देखकर झाओ मिंग के होंठ खुशी से ऊपर की ओर मुड़ गए। उसे शक्तिशाली और सशक्त होने का यह एहसास अच्छा लगता था। महारानी होने की शक्तियों ने उसे अपार आत्मविश्वास दिया। क्या तुम भी उसकी तरह महल से बाहर निकाल दिए जाना चाहती हो? अगर तुम भी उसकी तरह नहीं बनना चाहती तो अपना काम ठीक से करो। अगर मैंने तुम में से किसी को भी आज की तरह आलसी होते और किसी के बारे में गपशप करते देखा तो मैं दया नहीं करूंगी और बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। समझे? झाओ मिंग ने दूसरी नौकरानियों की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा। अध्याय 300। वह अब एक खुला युद्ध शुरू कर रही थी। झाओ मिंग नौकरों को अनुशासित करना चाहती थी और हाओ मेई को सजा देना उसकी ओर पहला कदम था। अगर उसने किसी को सजा नहीं दी तो वे सोचेंगे कि वह मजाक कर रही है और उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। उसे उन्हें दिखाना होगा कि बॉस कौन है, वरना वे हमेशा उसके साथ एक मामूली इंसान की तरह व्यवहार करेंगे और ज़ियाओली सारी इज्जत और फायदे ले जाएगी। वह एक दयालु नायिका नहीं बनना चाहती जिस पर सब दया करें। वह खलनायिका बनना पसंद करती है और उन्हें उनके किए का फल देना चाहती है। वह दयालु नहीं है, वह क्रूर और निर्दयी है, और जब तक वह इस दुनिया में है उन्हें उससे निपटना होगा। हालांकि वेंजू अपनी दिवंगत माँ जैसी दिखती है, लेकिन उसमें अपनी माँ का एक भी गुण नहीं है, इसलिए वह उसकी भी परवाह नहीं करती। यदि वह उसके साथ अपनी माँ जैसा व्यवहार करेगी तो यह उसकी असली माँ का अपमान होगा जो स्वर्ग में है। वेंजू किसी के भी द्वारा माँ कहलाने के लायक नहीं है। उसे कभी कभी जी चेंग पर दया आती है। उसकी माँ अपने बेटे से ज्यादा ज़ियाओली को पसंद करती है। उसे अपने बेटे की खुशी की परवाह नहीं, बल्कि सिर्फ दौलत और ताकत की परवाह है। वह देखना चाहती थी कि जब उसे महल में हुए बदलावों के बारे में पता चलेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जब उसे पता चलेगा कि झाओ मिंग को महारानी के सारे अधिकार वापस मिल गए हैं और वह पहले वाली झाओ मिंग नहीं रही तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वह अब उसके द्वारा नहीं खेली जाएगी। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि महारानी होना क्या होता है। उसने अब तक झाओ मिंग को बहुत परेशान किया है। अब मेरा समय आ गया है कि मैं उसे उसकी सजा दूं। झाओ मिंग ने वेंजू की प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर धूर्तता से मुस्कुरा दिया। अगर उसे महारानी बनकर जीना है तो वह एक शक्तिशाली महारानी बनना चाहती है, कमजोर और डरपोक नहीं। और यही वह अब इन दासियों को चेतावनी देकर कर रही है। झाओ मिंग की बात सुनकर नौकरानियां डर से कांप उठीं। उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर सम्मान में झुककर प्रणाम किया। हाँ महारानी, अगली बार हम कुछ नहीं करेंगे। हम कड़ी मेहनत करेंगे और आपको निराश नहीं करेंगे महारानी, उन्होंने एक साथ कहा। उनके शरीर डर से हल्के हल्के कांप रहे थे। उन्होंने झाओ मिंग का क्रूर और निर्दयी पक्ष देखा है और उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करते। झाओ मिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने उनकी तरफ सिर हिलाया। वह उनके विनम्र व्यवहार से खुश थी। महारानी अमर रहें, महामहिम अमर रहें। नौकरानियों ने खुशी में ये शब्द दोहराए। इससे झाओ मिंग प्रसन्न और खुश हुआ। वे झाओ मिंग के प्रति अपनी वफादारी दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह उन्हें सजा न दे। अब वह एक अवांछित महारानी नहीं रही। उसके पास किसी को भी दंड देने की शक्तियां और अधिकार थे और हरम का नियंत्रण भी सही मायने में उसके हाथ में था। झाओ मिंग को एक प्रकार की उपलब्धि का एहसास हुआ और उसकी खुशी बढ़ गई जब उसने जियोली के चेहरे पर हार के भाव देखे। ज़ियाओली ने नौकरानियों को झाओ मिंग के लिए नारे लगाते देखा, जिससे उसका मूड खराब और कड़वा हो गया। वह गुस्से में थी क्योंकि झाओ मिंग अचानक इतना समझदार और शक्तिशाली हो गया था। क्या कोमा में रहते हुए उसे कोई शक्तियां मिल गई थीं? वह इतनी शक्तिशाली और मजबूत कैसे हो गई? ज़ियाओली ने आंखें मूंद लीं और झाओ मिंग को घूरने लगी। ज़ियाओली ने अपने होंठ भींच लिए और अपने निचले होंठ को भींच लिया। उसने कुछ नहीं कहा और बस मुड़कर चली गई। उसने जी चेंग का अभिवादन करने और उसे आखिरी बार देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वह इतनी क्रोधित थी कि ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकी। जी चेंग की नज़रें सिर्फ झाओ मिंग पर टिकी थीं और वो हर वक्त उसे ही देख रहा था। उसे दूसरों की राय की कोई परवाह नहीं थी और उसकी नज़रों में सिर्फ झाओ मिंग ही थी। ज़ियाओली इस बात से अपमानित और क्रोधित महसूस कर रही थी कि उसकी नौकरानी को घसीटकर महल से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि वह जी चेंग से कहे गए शब्दों के लिए उसे खुद ही सजा देना चाहती थी, लेकिन झाओ मिंग द्वारा दंडित और थप्पड़ खाए जाने पर ऐसा लगा जैसे उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो। हालांकि वह उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वह झाओ मिंग से नफरत करती थी क्योंकि उसने उसके लोगों को छूने की हिम्मत की थी। उसने अपनी आंखों के सामने अपने नौकर को दंडित करके महल में अपने अधिकार और अपनी स्थिति को चुनौती देने का साहस किया। वह अब एक खुला युद्ध शुरू कर रही थी। झाओ मिंग, तुमने सबके सामने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं मिलने दूंगी। जी चेंग मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। ज़ियाओली ने रसोई से बाहर जाते हुए झाओ मिंग को कोसा। अल्पविराम। ज़ियाओली के जाने के बाद झाओ मिंग ने राहत की सांस ली। अब वो इन सब दृश्यों की वजह से थकी हुई लग रही थी। वो तो बस इंतजाम देखने आई थी, पर यह सब हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब इतना अचानक हो सकता है। उसे लग रहा था कि उसने अपनी सारी ऊर्जा इस छोटी सी बहस में लगा दी है और वो थक चुकी है। जी चेंग ने उसे आहें भरते हुए देखा और उसका दिल दुखने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह थकी हुई लग रही थी। वह जानता था कि वह अभी कमज़ोर है, पर उसे ये सब तमाशा देखना ही था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि वह अभी रसोई में जाए।
उसने चारों ओर देखा कि अन्य नौकरानियां फिर से काम पर लग गई हैं और आज रात के भोज के लिए खाना बना रही हैं। उसने बाहर देखा तो पता चला कि अभी खाने में कुछ समय है। वह चाहता था कि वह थोड़ी देर सो जाए। अगर वह थोड़ी देर सो जाए तो उसका शरीर आराम महसूस करेगा। उसने हाथ बढ़ाकर उसका कंधा थाम लिया। वह थकी हुई खड़ी थी, तभी उसने अचानक उसके कंधे पकड़ लिए जिससे वह चौंक कर लगभग उछल पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे सबके सामने इस तरह गले लगाएगा। हालांकि इसे गले लगाना नहीं माना जाता, लेकिन उनके लिए ये बहुत अंतरंगता का एहसास था, क्योंकि पहले तो वो उसका हाथ थामने में हिचकिचा रहा था और अब उसके कंधों को थाम रहा था। उसने बहुत जल्दी ही अपने कार्यों को उन्नत कर लिया है। उसने आश्चर्य से उसकी ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा, जो एक कक्षा की तरह थीं, और उसकी भ्रमित अभिव्यक्तियां और आधा खुला मुंह उसे उसके प्रति और अधिक आकर्षित कर रहा था। हालांकि उसने उसके स्पर्श को टाला नहीं, लेकिन उसे अचानक इस तरह अपने पास आते देख वह आश्चर्यचकित हो गई। थके हो, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। ये सारा काम लूशे पर छोड़ दो, वह सब देख लेगी, उसने सीधे कहा। झाओ मिंग के होंठ फड़क उठे। कुछ भी जांचने की जरूरत नहीं है। नौकरानियां अनुभवी थीं और इस तरह की दावतें आसानी से संभाल सकती थीं। उस समय उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह उससे बचना चाहती थी, लेकिन वह अभी भी तैयारियों की जांच करने पर जोर दे रहा था और इसके लिए लूशी को पीछे छोड़ना चाहता था। इससे पहले कि झाओ मिंग उसे मना कर पाती, लूशी अचानक पीछे से उसके सामने आ गई और आश्वस्त करते हुए बोली, मिस, आपको जाकर आराम करना चाहिए। मैं सब कुछ ठीक से जांच कर लूंगी और शाम को आपको रिपोर्ट करूंगी, उसने विनम्रता से कहा। झाओ मिंग के पास जी चेंग की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो ऐसा ही करो, फिर मैं थोड़ा आराम कर लूंगी, उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। उसका शरीर थका हुआ महसूस कर रहा था और उसे लग रहा था कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई है। इस बहस ने उसे बहुत मानसिक तनाव दिया है। वह अपने बिस्तर पर लेटना चाहती थी और शांति से सोना चाहती थी। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।